नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं संघ और बीजेपी की राजनीतिक शैली की। जी हाँ, इनकी राजनीतिक शैली क्या है? कॉमनल एजेंडे, और उस एजेंडों पर बहुत अच्छे तरीके से ये काम भी करते हैं। उसके नैरेटिव को सेट करने में भी ये कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर हैं। मौका की तलाश में रहते हैं कि कैसे इस नैरेटिव को सेट कर दिया जाए, और उसके मास्टर भी हैं। लेकिन जैसे ही पिच बदलता है, इनके सारे धुरंधर खिलाड़ी, एक से एक खिलाड़ी, मोदी हों, चाहे मोहन भागवत हों, चाहे जो भी हो, जो भी इनके स्टार बल्लेबाज है, गेंदबाज है, जैसे ही पिच बदलते हैं नर्वस 90 का शिकार हो जाता है। और कर्नाटक के चुनाव के परिणाम के बाद, जिस कर्नाटक में कॉमनल एजेंडे को बनाए रखने के लिए या कॉमनल एजेंडे के सहारे चुनाव हो, इसके लिए क्या क्या नहीं जुगत बिठाया गया बीजेपी के द्वारा। हिजाब, खिजाब, सावरकर, हेडगेवार, क्या सब नहीं हुआ। लगातार जारी रहा सब कुछ। अंत में रिजर्वेशन को भी खत्म किया गया इन लोगों के अंदर, और इससे भी नहीं बात बनी तो हनुमान को उतार दिया गया मैदान में। फिर भी इनकी एक नहीं चली। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के सामने ये पूरी तरह से पिट गए। शहर के लोगों ने भी इनको नकार दिया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस एजेंडे के सहारे 2024 को साधें। परेशान है, हैरान है, करें तो करें क्या। प्रधानमंत्री जब विदेश से वापस लौटे तो 2 एजेंडे को उन्होंने बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाया। एक कॉमनल एजेंडा इनका रहा, पसमानदा मुसलमान और कॉमन सिविल कोड। इसमें भी कुछ खास रंग नहीं लगता हुआ दिख रहा है। दूसरा एजेंडा था परिवारवाद और भ्रष्टाचार। परिवारवाद को लेकर कल हमने कहा ही कि जैसे आप परिवारवाद में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, आप अपनी लिस्ट को भी उतार लीजिए। कितने परिवारवाद आपके यहाँ चल रहा है, क्षेत्रवाद चल रहा है, सारी चीज़ों को हमने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। आज भ्रष्टाचार पर भी बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं ना कि तमाम भ्रष्टाचारियों का जमात एक जगह आ गए हैं, और ये 2 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला इन लोगों ने कर रखा है। हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हम कुछ भी हो जाए, इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। तो देश जानना चाहता है, आप इन कहते हैं, देश जानना चाहता है कि भाई नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का क्या आरोप है। देश जानना चाहता है कि ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का क्या आरोप है। देश जानना चाहता है कि आप हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप की बात किए, कार्रवाई अभी तक कहाँ है आपका जांच? कुछ दिखे ना। अखिलेश पर क्या है भ्रष्टाचार का मसला? भाई कुछ है भ्रष्टाचार का मसला? कोई केस भी उस पर है? स्टालिन पर कोई केस है क्या भ्रष्टाचार के जुड़े हुए मसले का? उनके मंत्री को आप गिरफ्तार करने की कोशिश किया, वहाँ मसला है। शरद पवार का, जिनका राजनीतिक जीवन जितना बीजेपी का जीवन है उससे बड़ा जीवन है। मतलब जिस समय में 77 के बाद बीजेपी का गठन हुआ, उससे पहले वो मुख्यमंत्री थे शरद पवार। बाकी नेता जो मोदी उदी को तो छोड़ ही दीजिए, इन लोग तो शरद पवार के सामने में पैदा लिए हैं। क्या शरद पवार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है? कभी कोई मुकदमा उन पर चला है भ्रष्टाचार का? क्या सीताराम येचुरी पर कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा है क्या? क्या डी राजा पर कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा है क्या? केरल के मुख्यमंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का मसला है क्या? तो फिर ये कहना कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ खड़े हैं, कैसे हो सकता है? उसका आधार क्या हो सकता है? हाँ, लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उन पर आप दबिश बनाए हुए हैं, लगातार आप रेड कर रहे हैं, लेकिन नई चीज़ें नहीं आ रही हैं। जिन बातों को लेकर सीबीआई कोर्ट दिल्ली लगातार आपको फटकार लगा रही है कि पूरक चार्जशीट क्या है, जल्द से जल्द आप पूरक चार्जशीट क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जुलाई में ही तिथि निर्धारित है। तेजस्वी से और तेजस्वी के तमाम भाई बहनों से जितनी बार आपने पूछताछ की, तेज प्रताप से आप पूछताछ नहीं करते हैं। तेज प्रताप भी तो उस घर का हिस्सा है, उस संपत्ति का हिस्सेदार है, उससे आप पूछताछ नहीं करते। लेकिन सारे भाई बहनों से आप पूछताछ कर लिए। क्या रिजल्टेंट सामने है? तो ये सवाल उठना लाजमी है ना कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो भी कार्रवाई एक सौदेबाजी की तरह दिखता है। बात ममता बनर्जी के भतीजे पर कार्रवाई आप कर रहे हैं। अगर भतीजा चोर है तो फिर बुआ पर क्यों नहीं आप हाथ डाल रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं? ये बार बार बनाए रखने की क्या मतलब है? कभी भतीजा की पत्नी को विदेश जाने पर रोक दीजिएगा कि पूछताछ करना है। क्या पूछताछ करनी है? ये चीज़ें सामने आनी चाहिए ना कि क्या आप पूछताछ करना चाह रहे हैं।
हेमंत सोरेन को लेकर, वो उनकी सदस्यता जाने को लेकर जो पत्र चुनाव आयोग से राजभवन के लिए रवाना हुआ, आज कई महीने हो गए, वो पत्र कहाँ गुम है किसी को पता नहीं है। अगर उन्होंने गलत तरीके से पद का दुरुपयोग किया है, क्यों उस पत्र को आप रोके हुए हैं? भ्रष्टाचार होना एक अलग बात है और भ्रष्टाचारी के साथ खड़ा होना दूसरी बात है, और भ्रष्टाचारी के साथ सौदेबाजी करना तीसरी बात है। लेकिन तीनों बातों में समानता यही है कि आप भी उतना ही बड़ा भ्रष्ट हैं। आप भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारी से सौदेबाजी कर रहे हैं, तो आप भी भ्रष्ट हैं। आप अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए या आगे गठबंधन रखने के लिए इन चीज़ों को कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं आप कहते हैं ममता बनर्जी? स्टालिन पर क्यों नहीं कर? राहुल गांधी पर भी इतनी बार ईडी और कौन कौन सी एजेंसी घंटों घंटों पूछताछ कर रही है, क्या रिजल्टेंट सामने आया? कुछ तो सामने आना चाहिए था, कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। हाँ, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं वो आपके दुलारे जरूर हैं। उन पर जैसे ही आपके साथ वो मिले, उनका भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई फाइल निकाल कर बाहर रख दिया। असम के मुख्यमंत्री पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी तक पहुंच गए पूछताछ करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो रातों रात कांग्रेस से आपके पास में आए, आपने उनकी जांच को कहाँ बंद कर दिया, कुछ पता ही नहीं है। बंगाल में कई लोग हैं जिन पर लगातार ईडी और सीबीआई का छापेमारी हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपके साथ वो आए अधिकारी परिवार, बंद हो गया छापेमारी। लग ही नहीं रहा कि वो भ्रष्टाचारी भी है। झारखंड की बात हम कर ही दिए, बाकी राज्यों में भी आप बात कीजिए। आप तो जयललिता के साथ सरकार चलाए ना, जयललिता पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था क्या? अब बताइए तो सही, आपके मंत्रिमंडल में कितने लोग भ्रष्ट आचरण वाले हैं? उनके परिवार के साथ क्या भ्रष्टाचार को लेकर हुआ, किसी से छुपा हुआ है क्या? तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर, यही पिच पर संघ और बीजेपी ढंग से खेल नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। केजरीवाल के इशू पर ही देखिए, मनीष सिसोदिया जेल में है शराब मामले में, केजरीवाल बाहर में है, सौदेबाजी की कोशिश चल रही है, साफ दिख रहा है। केजरीवाल और मोदी में सौदेबाजी हो रहा है, ये साफ दिख रहा है। बिना मुख्यमंत्री के सहमति से कोई शराब के इतने बड़े टेंडर को कैसे अंतिम रूप दिया जा सकता है, और वो भी दिल्ली जैसे राज्य में और इतने बड़े स्तर पर। लेकिन मनीष सिसोदिया को जेल भेजकर बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा गया। एक तरफ उनसे सौदेबाजी भी हो रही है, दूसरी तरफ कैग के माध्यम से उनके भवन निर्माण में जो पैसे खर्च हुआ है उसकी भी जांच आप करा रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार को लेकर भी जो आपकी समझदारी है, या आप जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार को देखते हैं, उसका मतलब सिर्फ यही है कि सत्ता में बने रहने के लिए हमें भ्रष्टाचारियों का भी साथ मिल जाए तो कोई गुरेज नहीं है। और हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े रहें। दोनों संकेत साफ है कि भ्रष्ट लोगों के प्रति कार्रवाई करने के प्रति हमारे अंदर में कोई उस तरीके जीविका नहीं है। हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि हम उन भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करें, उन भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई करें, उन भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेजें, लेकिन जब ज़रूरत पड़े उनका इस्तेमाल हम राजनीतिक इस्तेमाल कर लें। तो ये जो डबल माइंड गेम सेट में संघ और बीजेपी काम कर रही है, समस्या यही है। ऐसे में न तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई हो पा रही है, न भ्रष्ट लोग डर रहे हैं। अब मायावती पर आरोप है, मायावती चुप है। उन्हें लगता है कि मायावती अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेंगी तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ये इस खामोशी के बावजूद भी मायावती पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सबको पता है कि किस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले में मायावती बुरी तरह से घिरी हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? ईडी और सीबीआई का जब भ्रष्टाचार पर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो मायावती पर चुप्पी क्यों है? मायावती पर इतने 9 वर्षों के दौरान कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि उन पर सबसे गंभीर आरोप, अगर किसी राजनेता पर भ्रष्टाचार के सबसे गंभीर आरोप और प्रूफ आरोप हैं वो मायावती हैं। मायावती पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यही समझने की जरूरत है। और यही तय नहीं कर पा रही है संघ और बीजेपी कि हम भ्रष्ट लोगों के साथ कैसे खड़े दिखें।
या भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो जीरो टॉलरेंस है वो नीति स्पष्ट हो, दिखे, पब्लिक के बीच जाए, ये तय नहीं। बीच बीच में वाली जो स्थिति है ना कि दोनों तरफ भ्रष्टाचार हमारे लिए मुद्दा नहीं है, बस भ्रष्ट लोगों को कैसे हम अपने कंट्रोल में रखें और सत्ता का जो बैलेंस है जब ज़रूरत पड़े उनका हम कैसे सहयोग ले लें। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का मतलब सिर्फ इतना ही है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि मोदी या संघ भ्रष्टाचार को लेकर भले ही बात करते हो, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को लेकर इनके अंदर में कोई ईमानदार पहल करने की इच्छा नहीं है। बस राजनीतिक रूप से उसका कैसे लाभ उठाए, यही इनकी कोशिश है। और यही वजह है कि लगातार भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करने के बावजूद भी, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने के बावजूद भी उन नेताओं के हौसले में कोई कमी नहीं आ रही है। वजह साफ है कि जनता को समझ में आ गई है कि ये सब कुछ विपक्ष के लिए ही हो रहा है। और इतनी समझदारी संघ और मोदी के उस बड़े अभियान को, अन्ना आंदोलन का दौर याद कीजिए, जिसके सहारे ये सत्ता पे आए थे, उस अभियान की जो एक नैरेटिव बना था, वो नैरेटिव अब भ्रष्टाचार को लेकर जब भी कभी बात होती है उस तरीके से उबाल निर्देश नहीं आ रहा है। समस्या मोदी के लिए ये भी है।